कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां भारत और तालिबान सहयोगी हो। यह दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन भू राजनीति के बदलते परिदृश्य में इससे भी अजीब चीजें हुई है। अफगानिस्तान, जो कि उबड़ खाबड़ पहाड़ों और प्राचीन व्यापार मार्गों की भूमि है, भारत का पड़ोसी मित्र और कभी कभी एक पहेली रहा है। सदियों से हमारी संस्कृतियां रेशम मार्गों, साझा इतिहास और बॉलीवुड के अफगान घरों में स्थायी लोकप्रियता के माध्यम से जुड़ी हुई है। लेकिन आज जब तालिबान एक बार फिर काबुल पर शासन कर रहा है, भारत एक क्रॉस रोड यानी कि एक चौराहे पर खड़ा है। एक ऐसा प्रश्न का सामना कर रहा है जो इस क्षेत्र में उसकी भूमिका को पुनर्परिभाषित कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 4 जुलाई को, जब रशिया तालिबान शासन को ऑथोराइज्ड रूप से या ऑफिशियल रूप से रिकॉग्नाइज करता है कि ये ही अफगान का शासन करेगी या यही अफगानिस्तान में नई सरकार है। इट इज द फर्स्ट मेजर पावर पूरे वर्ल्ड में टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो क्या ये एक प्रैग्मेटिक एक्सेप्टेंस है कि अफगान की न्यू रियलिटी यही है? इस पर ग्लोबल रिएक्शंस क्या है? यानी कि यूएसए, जो कि वॉर ऑन टेरर नाम से लगभग 20 सालों तक यहाँ पर तालिबान के साथ युद्धरत रहा, और अमेरिका ने अच्छे खासे प्रयास किए कि यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। एंड व्हाट अबाउट द रीजनल पावर्स? इस क्षेत्र की जो शक्तियां हैं जैसे कि चाइना या पाकिस्तान, उनका क्या स्टैंड है? और क्या भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज करेगा? भारत भी इसको अपनी मान्यता देगा? अगर प्रोस की बात करें तो क्या भारत में इस चीज को एक्नॉलेज करने का एक मत हो सकता है, क्योंकि इसे रशिया और चाइना जैसे देश अपना एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर भारत का 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में और कई चीजों में। तो क्या वो जो इन्वेस्टमेंट है 25,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट? दूसरा, तालिबान ने कमिटमेंट किया है कि तालिबान कभी भी अपनी धरती को यानी कि अफगानिस्तान को एंटी इंडिया टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए फर्टाइल ग्राउंड नहीं बनने देगा। तो क्या इन शर्तों के आधार पर, दूसरा, अगर इस क्षेत्र में चाइना और पाकिस्तान का क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो क्या वहां पर भारत को भी इसे एक्नॉलेज करके अपने समर्थन में रखना चाहिए? या फिर ये समर्थन या भारत की मान्यता, तालिबान को दी जाने वाली मान्यता इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, लोकतांत्रिक मूल्य है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, उसके अगेंस्ट होगी? क्योंकि तालिबान शासन महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, या वहां पर वुमेन राइट्स नाम की चीजें लगभग समाप्त हो जाती हैं। तो क्या ये समर्थन या भारत की मान्यता भारत की इमेज को खराब करेगा? और इसके साथ ही हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स के डिस्कस में तालिबान एक नेगेटिव टर्म है। तालिबान इज नॉट अ पॉजिटिव टर्म फॉर इंडिया। सो क्या भारतीय राजनीति, क्या भारतीय शासन, क्या भारतीय सरकार और क्या जियो पॉलिटिक्स, क्या बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा तालिबान को सेम एक्नॉलेजमेंट, सेम रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए? इन्हीं सारे सवालों के लिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, जिसमें हम इन सारे प्रश्नों को खोजेंगे। अगर हम करंट अप्रोच की बात करें कि भारत की करंट अप्रोच क्या है, तो इट इज कॉल्ड द सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? कि इंडिया करंटली अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेंसिटिविटीज, यानी कि जो घरेलू हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो, प्लस जो अंतर्राष्ट्रीय सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता है इन मुद्दों को लेकर, उस पर बैलेंस को लेकर अभी चल रहा है। यानी कि इंडिया ने अभी तक कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया है। इस मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो सीन आप लोगों को याद होगा जो कि काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फेमस सीन रहा है, जिसमें लोग हवाई जहाज पर, प्लेन पर बाहर भी लटक कर, उसके पंखों पर, उसके जो कहीं भी कुछ हाथ से पकड़ कर लटक सकते थे, तो लटक कर काबुल छोड़ के या अफगानिस्तान छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। उसमें कई लोग गिरकर मरे भी थे। इट वॉज द लास्ट फ्लाइट आफ्टर द तालिबान ने जब तख्ता पलट कर दिया, तो उसके बाद में वहाँ से लास्ट फ्लाइट थी। ये दिन था 15 अगस्त 2021 का, जब भारत में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा था। उसी टाइम पर तालिबान काबुल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये मोमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक पिवटल मोमेंट था। इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नई रियलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट नो ग्लोबल पावर इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, कोई भी वैश्विक शक्ति इस चीज को, इस सच्चाई को झुठला नहीं सकती या ऑल्टर नहीं कर सकती कि वहां पर शक्तिशाली या शासन में तालिबान ही है। दैट वॉज द न्यू रियलिटी ऑफ अफगानिस्तान। अब बात करते हैं ये कि इस मौके पर, यानी कि 2021 में जब तख्ता पलट हुआ, तब यूएसए का क्या रिएक्शन आया? तो आफ्टर अ 20 years वॉर, यूएसए विड्रू अंडर द दोहा एग्रीमेंट। फरवरी 2020 में लगभग वहां से यूनाइटेड स्टेट्स ने जो 2000 के आसपास, 2001-2 के आसपास पहली बार वहां पर
इंट्रूजन किया था, इन्वेजन किया था, वहां पर चढ़ाई कर दी थी, या जब से यूएस फौजें वहां पर बनी हुई थी, वो 2013-14 के समय में जब बराक ओबामा की सरकार थी, तब से अमेरिका में अगर देखा जाए तो ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है। या रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान रिसेंटली, अभी अभी रशिया ने इसको क्यों रिकॉग्नाइज किया? वन इज काउंटर टेररिस्ट। मार्च 2024 में रशिया में इटसेल्फ एक अटैक होता है इस्लामिक स्टेट के द्वारा, जिसमें 145 रशियन पीपल या सिटीजन्स को मार दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि काउंटर टेररिज्म के लिए, क्योंकि तालिबान इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट नहीं करता, तो रशिया को एक अलाई वहां पर चाहिए। इसी चीज में इनएविटेबल हो जाते हैं। तीसरा पक्ष आता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का, कि गैस और ऑयल जो कि साउथ ईस्ट एशिया में रशिया एक्सपोर्ट करना चाहता है, इन सिचुएशंस में रशिया के लिए ये एक प्रमुख मार्ग है। रशिया साइंड एन इकोनॉमिक डील टू सप्लाई ऑयल, गैस एंड वीड टू काबुल। 2020 में भी इन्होंने एक ऐसी डील साइन करी है कि ऑयल, गैस और गेहूं ये काबुल को सप्लाई करेंगे। 2022 में भी एक डील हुई है। सो दिस इज अ पोटेंशियल हब फॉर गैस एंड ऑयल एक्सपोर्ट्स टू साउथ ईस्ट एशिया, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में कई सारे आतंकवादी हमले करते रहते हैं, और बलोचिस्तान इंसर्जेंट्स जो है उनको तालिबान सपोर्ट करता है। इसके साथ ही अगर तख्ता पलट की बात करें तो उसके बाद में पाकिस्तान में लगभग 3.5 मिलियन रेफ्यूजी अफगानिस्तान से आए थे, जिनको पाकिस्तान फोर्सिबली रिपेट्रिएट कर रहा है या डिपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रंप ने इलीगल इंडियंस को वहां से वापस भेजा था, या भारत ने इलीगल बांग्लादेशियों को अभी अभी यहाँ से भेजा है, वैसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान से जितने इलीगल माइग्रेंट्स आए थे तख्ता पलट होने के बाद में, उनको वापस पाकिस्तान भेज रहा है। इनकी संख्या लगभग 3.5 मिलियन, लगभग 35 से 40 लाख है। सो इट वॉज अ हेजिटेशन और रिकॉग्निशन। पाकिस्तान एक्चुअल में इस चीज से खुश होता है कि तालिबान को कोई हरा नहीं सका, और लाइक माइंडेड ग्रुप्स है, लाइक माइंडेड पीपल है, परंतु हमारे को अमेरिकन चंदा भी लेना है, अमेरिका की दया पर भी हम निर्भर हैं। तो हिस्ट्रिकल टाइज और सब कुछ होते हुए भी हम उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। दिट इज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। अब बात करते हैं भारत की, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन अफगानिस्तान क्या है। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि डीपली हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन हमारे रहे। डिस्पाइट द तालिबान्स टेकओवर, इंडिया हैज मेंटेन्ड अ प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट। अभी तक हमने इसको मेंटेन किया है। 2021 के बाद में भारत और तालिबान के बीच में, या भारत अफगानिस्तान के बीच में तालिबान सरकार आने के बाद में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, और भारत अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में, या वहां पर अपने जितने भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने में सफल रहा है। हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो 1947 में अफगानिस्तान उन देशों में से है जिन्होंने भारत को सबसे पहले मान्यता दी। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसा कि हम पहले इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि भारत यहाँ पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसमें कि ज़ेरांज दिलारम हाईवे 217 किलोमीटर का, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग, और कई सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल और डैम हम यहाँ पर बना चुके हैं। परंतु एक पॉइंट यहाँ पर मेन रह जाता है, वो है 1999 का IC-814 हाईजैकिंग। ये हाईजैक काफी महत्वपूर्ण रहा है, जिसे हाईजैक करके और कंधार एयरपोर्ट पर उतारा जाता है, और वहां पर डिमांड की जाती है कि 100 कुछ नाम बताए, और इन टेररिस्ट को आपको छोड़ना होगा। उसके बाद में हम जो आपके होस्टेजेस हैं इनको छोड़ेंगे, जो बंधक हमने भारतीयों को बना लिया है इसको हम तब छोड़ेंगे। इन इंसिडेंट्स ने एक चीज को एक्सपोज किया, या भारत की एक कमी यहां पर हमने पहली बार रियलाइज करी, दैट कि हमने किसी भी रूलिंग पावर के साथ में, क्योंकि उस टाइम पर भी तालिबान की ही सरकार हुआ करती थी, तो किसी भी रूलिंग सरकार के साथ में अपना डायरेक्ट एंगेजमेंट या डायरेक्ट चैनल नहीं है। ये चीज उस टाइम पर हमें रियलाइज हुई कि सरकार जिसकी भी हो, अगर सरकार एग्जाइल में है, मान लीजिए कि वहां सरकार नहीं है और तालिबान ने वहां पर तख्ता पलट कर दिया और अब उनके हाथ में ही पावर है, वो सिचुएशन 1999 में भी हो गई थी, तब हमारा उनसे डायरेक्ट कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं, या हमारी कोई बातचीत नहीं होती। वहां जाकर इंडिया को अपनी कमी महसूस हुई कि दिस इज द रियलिटी, कि रियल में
या प्रेगमेट, उसके साथ आपको रिलेशंस मेंटेन रखने चाहिए। अब बात आती है वर्तमान की, यानी कि पोस्ट 2021 स्ट्रेटजी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के रिलेशंस कैसे हैं? तो डिप्लोमेटिक रिट्रीट एंड रिटर्न की सिचुएशन है, यानी कि हमने हालांकि अपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट वहां पर 2021 में बंद कर दी, परंतु इसके कुछ ही दिनों के बाद में हमने एक टेक्निकल मिशन काबुल भेजा जो कि पीस और रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए बातचीत करने गया था। इसके अलावा जो बैकडोर टॉक्स होती है उनको हमने स्टार्ट किया, जिसमें कि 2021 में इंडिया के कतर में जो हमारे एम्बेसडर थे दीपक मित्तल, वो स्पेशली तालिबान लीडर्स से मिलने जाते हैं। इन अक्टूबर 2021 जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह मेट तालिबान वाइस प्राइम मिनिस्टर मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी, जो कि रशिया में इन दोनों की मीटिंग होती है। जनवरी 2025 में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री मेट तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इन दुबई। तो ये इस तरह की जो बैकडोर टॉक्स है वो हमारी उनके साथ में बनी हुई है, उनके साथ में वो चैनल ओपन है। द सेकंड एस्पेक्ट इज द ह्यूमैनिटेरियन एड। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत भारत ने दिसंबर 2023 में भी यहाँ पर वीट, मेडिसिन, वैक्सीन जैसी अदर सप्लाईज पहुंचाई है मानवीय सहायता के रूप में। इन रिसेंट कॉल तालिबान से मुत्तकी, जिन्होंने अभी अभी भारत से कहा है, ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है तालिबान के, तो जो मुत्तकी है उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से अफगानिस्तानियों के लिए वीजा प्रोसेस, भारत में आने जाने की वीजा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कहा है, जिसको भी हमने एक्सेप्ट किया है। थर्ड इज द स्ट्रेटेजिक गोल्स। हमारे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है? पहला आता है काउंटर टेररिज्म। तालिबान इस चीज की प्रॉमिस कर चुका है कि हम एंटी इंडियन टेररिस्ट ग्रुप के लिए अफगानिस्तान को एक फर्टाइल सॉइल नहीं बनने देंगे। द सेकेंड इज द गुडविल। इंडिया एम्स टू मेंटेन इट्स पॉजिटिव इमेज अमंग अफगान्स लेवरेजिंग हिस्ट्रिकल टाइज। हमारे उनसे ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और आपको एक पता होना चाहिए, और मैं आपको बता देता हूं कि इट इज सेड दैट इन स्ट्रीट और इन हाउस इंडियंस हैविंग, और इंडियंस की जो इमेज है वो वहां पर बहुत अच्छी। इन स्ट्रीट एंड इन हाउस का मतलब ये होता है कि चाहे आप सदन में, सदन का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की जो हेजिटेशन है, ये लाइक की यूएस एंड नाटो कंट्रीज, वो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर, पर्टिकुलरली विमेन राइट्स के बेसिस पर इसको कभी कंसीडर नहीं करेंगे, एंड दे कॉल इट देयर एक्टिविटीज टुवर्ड्स और देयर ऑपरेशंस टुवर्ड्स विमेन और ह्यूमन राइट्स एज अ रेड लाइन। उन्होंने इसको एक रेड लाइन के रूप में एक्सेप्ट किया है। अब कुछ पक्ष ये समझ लेते हैं कि तालिबान का इटसेल्फ इंटरनल डायनेमिक्स क्या है। तो वहां पर सिराजुद्दीन हक्कानी एंड मोहम्मद याकूब जैसे कुछ न्यू लीडर्स हैं, परंतु उनको जो फिलहाल तालिबान के सुप्रीम लीडर है अखुंजादा, वो बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर है और वो इनको दबाते हैं, एक तरह से डोमिनेट करते हैं। जो नए लीडर्स हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं या नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनको फिलहाल जो सुप्रीम लीडर है वो उनको एक्टिव नहीं होने देते या उनको उनकी ज्यादा चलने नहीं देते हैं। और अखुंजादा की जो आइडियोलॉजी है, जो हार्श आइडियोलॉजी है, जो हार्ड लाइन्स है, इनको वहां की पावरफुल मिलिट्री कमांडर्स का सपोर्ट। तो अगेन ये सिचुएशन वही हो गई कि जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री इज द डी फैक्टो गवर्नमेंट, ऐसे ही वहां पर भी फिलहाल मिलिट्री कमांडर्स और अखुंजादा जैसे हार्ड लाइनर्स जो हैं उनकी डी फैक्टो गवर्नमेंट है, या एक तरह से वही अभी पावर में बने हुए हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि क्या भारत के लिए जो फ्यूचर की पॉलिसी है वो होनी चाहिए, भारत के लिए क्या ऑप्शंस हैं और भारत को क्या इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये है मेन कंसर्न। भारत अभी तक जैसा हम समझते हैं, हमने इंट्रोडक्शन कोशिश बना हुआ है और बैकडोर चैनल्स जो है या ह्यूमैनिटेरियन एड है, इस तरह के जो चैनल्स है उससे हम उनके मिशन, इस स्ट्रेटजी ने भारत का जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 25,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, उसको अभी तक प्रोटेक्ट किया हुआ है। और साथ में जो एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको तालिबान वहां पर किसी तरह से अलाउ नहीं कर पाते। अब अगर
ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इस तरह से चेंज होती है, इस तरह से बदलती है कि रीजनल डायनामिक्स इस तरह से चेंज हो जाते हैं कि जितनी ग्लोबल पावर्स है या ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज है, अगर ये तालिबान को रिकॉग्निशन देते हैं तो इंडिया माइट कंसीडर द ग्रेजुअल रिकॉग्निशन। भारत भी इसको ग्रेजुअल रिकॉग्निशन या धीरे धीरे मान्यता देने की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्यों? सिक्योर इकोनॉमिक टाइज एंड काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान, ये दो बड़े एस्पेक्ट हैं कि एक तो हमारी इकोनॉमिक जो वहां पर इंटरेस्ट है वो, और इस क्षेत्र में चाइना और पाकिस्तान की केवल और केवल मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, उसको हमें काउंटर करना होगा। ये रिकॉग्निशन की बात हुई। अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो हमारे पास में क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उसकी अगर बात की जाए तो इट वुड बी डीपर एंगेजमेंट, यानी कि तालिबान के साथ जो डायलॉग है, जो वार्ता है, उनको और ज्यादा डीपर किया जा सकता है और उनको ह्यूमन राइट्स इंप्रूवमेंट जैसे मुद्दों पर स्पेशली महिलाओं के लिए एग्री किया जा सकता है कि वहां स्थितियां सुधरे। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव और हो सकता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, सार्क है, इस तरह के जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, वहां पर तालिबान को अपने रवैये को सुधारने या तालिबान की सरकार में क्या परिवर्तन हम चाहते हैं उन पर एग्री किया जा सकता है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करें, अगर हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं तो रीजनल प्रोजेक्ट जो है जैसे कि तापी गैस पाइपलाइन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। और हालांकि यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत के लिए कुछ नाराज हो सकते हैं, या हो सकता है कि जब हम तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लें तो वेस्टर्न कंट्रीज एक तरह से इंटरनेशनल बैकलैश की सिचुएशन भारत के लिए क्रिएट हो सकती है। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स चॉइस फॉर इंडिया। अब पॉसिबल सिनेरियोस की बात करते हैं कि क्या सिनेरियोस पॉसिबल है या क्या संभावनाएं बनती है। पहली चीज है मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो। जिस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें बैकडोर डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन एड सब कुछ है और भारत के जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड बने हुए हैं, हम सिर्फ इस यथास्थिति स्टेटस क्वो को मेंटेन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कंडीशन बेस्ड एंगेजमेंट। हम स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे कि ह्यूमन राइट्स के इंप्रूवमेंट की बात करके हम कॉन्क्रीट एक्शंस की बात कर सकते हैं, तालिबान के साथ में एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप्स पर वो हमारे को ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे को उनके खात्मे के लिए या उनकी सफाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो असिस्टेंस चाहिए वो हमें प्रोवाइड करें। तीसरा ऑप्शन ये निकलता है कि हम ग्रेजुअल रिकॉग्निशन दें। अगर ग्लोबल डायनामिक्स इस तरफ शिफ्ट होता है, जैसे कि रशिया ने इसको फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया है, तो धीरे धीरे हो सकता है चाइना दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, तो उन कंडीशंस में भारत भी इसको ग्रेजुअल रिकॉग्निशन दे सकता है। एंड द फोर्थ इज मल्टीलैटरल अप्रोच, जो कि हम बात कर चुके हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या सार्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तालिबान के साथ में एक बेटर रिलेशंस बनाए जा सकते। बट द थिंग इज इट इज अ प्रैग्मेटिक यट कॉशियस अप्रोच। यहाँ पर भारत को बहुत ज्यादा कॉशियस रहकर अपने डिसीजंस लेने होंगे।